सब अपना। तो इस घटना के संबंध में एसटीएफ और पटना पुलिस की एक संयुक्त एसआईटी गठित की गई। जो भी घटना स्थल से क्लूज मिले, सूत्र मिले, उसको विकसित करते हुए जितनी तकनीकी तौर तरीके अनुसंधान के हैं, सीसीटीवी सर्विलांस और जितने सारे मोबाइल ट्रैकिंग वगैरह वगैरह जो हमारे सीसीटीवी सर्विलांस के कैमरे लगे हुए हैं, उसके आधार पर तकनीकी अनुसंधान किया गया अहरनिश 24 घंटे। और माइक लेके आओ। एक कोई माइक ऑन नहीं है। माइक रुकिए ना, ये सब ऑन नहीं है, तो दिखाने वाला माइक में ऑन है, माइक लेकर आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रहा है। कॉर्डलेस में हुआ। आगे आ जाइए। ये वाला कौन वाला? सारी इनके खुद की है। आ जाएगा किसी में नहीं आ रहा। सब में आ रहा है सर, सब में एक हिला दिया सर। नीचे से बात हाँ, ये तो आ रहा है, ये आ रहा है। तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उससे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इसमें उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। हैंड ओवर टू सीसीटीवी का माइक है, हैंड वो यही है सर हम लोग। इसमें जब हम लोग अनुसंधान शुरू किए इसको, तो जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहाँ पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जो भागा था उस घर तक पहुँचे।
वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोगों को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टेम्परिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में, जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी। इसमें ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पर ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा और जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ही देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसी ही गाड़ी आई ये उसने फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साव मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपये इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साव का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया लेकिन सिम वापस नहीं किया था इसमें। जब इसमें अशोक साव के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले। साथ में एक 9mm का बरेटा उनका यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली उसमें और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका निष्कर्षण किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है लेकिन अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन। जो रैंसम का जो अमाउंट मिला रिकवर हुआ इसमें जो उमेश यादव है उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साव हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। जेल से क्या कनेक्शन मिला? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य आए हैं कि जेल के द्वारा भी संपर्क किया गया है। कुछ और कारोबारी भी हैं जो जिनका इंटरेस्ट था जमीनों में और उनके द्वारा भी इस घटना में शामिल होने की बात है। कार्तिकेय जी, ये इसमें क्या कुछ निकल के आया, किस कारण से हत्या की गई, आखिर इसका मोटोस ऑपरेंडिस क्या था? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है लेकिन अभी जो बात आई है जमीन, जैसे बहुत सारे कागजात मिले हैं, जमीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी। देखिए, जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, 1-2 नहीं है बल्कि काफी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक साव के मोबाइल हैं उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि जमीन का भयंकर विवाद है जिसके कारण काफ़ी तलखी चल रही है कई लोगों में।
अब उन सभी चीज़ों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज़ मैच करा के दिखा जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं, वो सब अभी नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन भारी मात्रा में जमीन के कागजात। गोपाल खेमका को ही ये टारगेट क्यों कर रहा था सर? ये तो बड़ी बात है कि नस्बी थे, बड़े नस्बी थे वो, उनके बेटे के भी हत्या 2018 में। हाँ, इस संबंध में एसटीएफ के द्वारा इसमें काफी सत्यापन किया जा रहा है। एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी ऑप्स कुंदन कृष्णन जी, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, गोपाल खेमका जी की मर्डर में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साव पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है, मैचिंग है, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो आप कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफी रिकॉर्ड्स जांच करने पड़ेगी, काफी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अशोक साव के मोबाइल से इस तरफ की वाकया थी। अरे मेरे बदौलत है, ये आपकी बदौलत है, तो आप उसका फायदा आप भरपूर उठा रहे हो। किसका बदौलत है मतलब नहीं समझे? आप ही बोले कि मेरे बदौलत है, ये बेनिफिट हम उठा रहे हैं, बेनिफिट हम उठा रहे हैं, हाँ हम उठा रहे हैं बेनिफिट। आज भी बोलते हैं तुम्हारा तो 1440 से है, सुनो बता देते हैं, उन्होंने हम बता रहे हैं आपको बात हमसे नहीं, हम कोई चीज क्या फालतू कर रहे हैं, पहले ये बताओ ना हमको, क्या फालतू कर रहे हैं, तुमसे बात बताओ तो। यही तो अरे सीधी यही ना बोले, तुम कागज हमको दे दीजिए, पेपर सब तैयार करके दे दीजिए, फाइल करके दे दीजिए। कागज देगा तो ना हम देंगे। अच्छा नहीं देगा तो सभी को जिम्मेदार हम रहेंगे। अरे भैया नहीं देगा तो ये तो है ना बोलना है, वो जवाब देगा। जैसे मिट्टू नहीं दे रहा है, क्या चीज क्या बोले आप आनंदपुर में संजय को 1.5 करोड़ देंगे? किसको बोले गए भाई? कौन भी झूठ बोलता है, माधव चौथ भी हम बोले गए, बताओ तो किसको बोले गए कि हम 1.5 करोड़ रुपया देंगे? कौन बोला है तुमको? कौन बोला है? के सामने में है। अरे तुम अभी बोलो ना, अभी कॉन्फ्रेंस से बात करा देते हैं, कॉन्फ्रेंस से। तो इस तरह ये अशोक साव का वार्ता चल रहा है, इसमें उनका भी संदर्भ आया है, उनका भी नाम संदर्भ, ऐसे कितने फाइल्स हैं, बहुत सारे फाइल्स। परंतु अभी हम लोग तो बरामद किए हैं अशोक साव के घर से जो मोबाइल और वो उसकी जांच। हमको खेमका साहब की भी मोबाइल, कई फोन थी, लैपटॉप, क्या डीलिंग्स थी, कि किस पर्टिकुलर प्लॉट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। अशोक साव जी को पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है, कमालिया हत्याकांड में भी पुलिस इनको पूछताछ किया, संतोष टेबरीवाल वाले में भी इनसे संतोष टेबरीवाल वाला भी मर्डर केस में इनकी नाम उछली थी, बिहार शरीफ में भी केस में ये जेल गए थे। अशोक साव बिहार शरीफ के केस में इनके भाई का 2 हथियार अभी जब्त है वहाँ पे, और ये जेल भी गए थे बिहार शरीफ में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर के 2006 में। तो ये ऐसा माने ये इनका भी आपराधिक इतिहास है अशोक साव जी का। डीजीपी साहब, एक सवाल ये है कि क्या कनेक्शन है उसका इस केस में? नहीं, ये जो आप देख रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है तलखी से, जो इनके अशोक साव के मोबाइल से निकला है, तो ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि जमीन वगैरह को लेकर के फाइनेंशियल गंभीर विवाद है। इस पर अभी अनुसंधान हो रहा है, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में ये हत्याएं हुई हैं और सुपारी दी गई है। सवाल ये है कि आपने जो सवाल पूछा है में सर एक पैटर्न दिख रहा है, विकास उर्फ राजा का। गुंजन खेमका की हत्या हुई 2018 में, गोपाल खेमका की हत्या हुई 2-4 दिन पहले,
उसके बाद उनके छोटे बेटे पर भी अटैक हुआ था जो रिपोर्ट नहीं की गई, बड़े भाई पर भी अटैक हुआ जिनको चोटें आई। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे 4 जो अटैक्स हुए ये इंटरलिंक्ड हैं और ये एक रिवेंज के तहत इन पर पिछले 6-7 साल से कार्रवाई की जा रही थी? नहीं, जो गुंजन खेमका हत्याकांड की बात आप कर रहे हैं उसमें मैं सीआईडी से काफी बल्कि उद्भेदन सीआईडी नहीं किया था 2018 में। वैशाली जिला से समय करीब 20 दिन हो गया था, केस नहीं खुल रहा था, तो तत्कालीन डीजीपी के.एस. द्विवेदी और मैं एडीजी सीआईडी स्वयं गया था वहाँ पे घटनास्थल पे और काफी समय देकर के उसमें अनुसंधान हुआ था और चंद 1 महीने के अंदर में उसमें चार्जशीट समर्पित किया गया था 4 लोगों पे। और उसके जो शूटर थे जो अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू, 2021 में बाईपास थाने में उनकी हत्या हो गई, 2 लोगों की हत्या हुई थी, सुनील और इनकी, उस कांड में भी चार्जशीट हुआ है। तो जो शूटर थे गुंजन हत्याकांड की, और वो भी जमीन विवाद में ही गुंजन की हत्या हुई थी। एक बिस्कुट फैक्ट्री की जमीन थी हाजीपुर महुआ रोड पे, तो बिस्कुट फैक्ट्री वहाँ पे नहीं लग पाया था, तो उस जमीन को कई सारे क्रेता थे जो उसको खरीदना चाह रहे थे। गुंजन खेमका के मोबाइल में भी मिला था उस प्लॉट का पूरा डिटेल्स, और उसके बाद उसमें कई सारे जो लोग कंपटीशन चल रहा था उस खरीदने के लिए, तो उस जमीन विवाद के परिप्रेक्ष्य में उनकी हत्या वहाँ पे हाजीपुर औद्योगिक थाना में हुई थी। उसमें पुलिस ने अनुसंधान करके शूटर सहित जो काफी जो उसमें जमीन में जो जुड़े हुए लोग थे, जो वैशाली जिले के 2 लोग थे, 4 लोगों पे चार्जशीट करा गया था, वो भी कांड विचाराधीन है उसमें। और उसमें जो अभिषेक उर्फ मस्तू था उसका नागालैंड का एक लाइसेंस था, नागालैंड से लाइसेंस उसको मिला हुआ था पिस्टल का, ऑल इंडिया लाइसेंस था, उसको भी जब्त करने के लिए नागालैंड प्रशासन को उस समय हम लोगों ने लिखा था। बाद में वो न्यायालय के आदेश पर वो पिस्टल मुक्त हो गया था और उसमें काफ़ी सारी आगे की कार्रवाई हुई थी। बट उस केस में हम लोगों ने त्वरित अनुसंधान करके उसमें चार्जशीट किया था और 2018 में हम लोगों ने इनके परिवार की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक मुहैया कराया था, जो 2024 तक इनके पास था। 28 जून 2024 को इनके द्वारा स्वेच्छा से अंगरक्षक को लौटा दिया गया था। उसके बाद भी जो हमारी राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति है, जुलाई में लौटाने के 1 महीना बाद फिर से अंगरक्षक मुहैया कराने का आदेश पारित किया, लेकिन उसके बाद अंगरक्षक रखने की इनकी इच्छा नहीं थी, स्वेच्छा नहीं थी, तो ऑब्वियसली हम लोग अंगरक्षक नहीं दिए थे। तो उस समय जो केस दर्ज हुआ था गुंजन खेमका हत्याकांड, उसका पूर्ण रूप से अनुसंधान करके चार्जशीट उस समय समर्पित कर दिया गया था। शूटर की पहचान हो गई थी, जिस कारण से विवाद था उसका भी सॉल्यूशन हो गया था। उसके बाद इनके भाई पर एक गोली चलाई गई थी गाड़ी में, उसमें कोई घायल नहीं हुआ था, उसके संबंध में भी कांड दर्ज हुआ था। उस समय गुंजन खेमका हत्याकांड के कुछ समय पूर्व, 2 वर्ष पूर्व वो घटना हुई थी, मुझे स्मरण हो रहा है। उसमें नहीं पता चल पाया था कि किसके द्वारा किया गया है कांड। बट इसमें जो ये गोपाल खेमका जी वैशाली वाला जो गुंजन खेमका हत्याकांड था उसमें कॉम्प्लेनेंट थे, वादी थे, और उस केस में जो डेट है वो 15/7 को सेकेंड डेट पड़ने वाला है। 2 डेट पड़ा है अभी तक उसमें चार्जशीट के बाद, एक था 2022 में और एक अभी 15 जुलाई 2025 को गुंजन खेमका हत्याकांड का डेट वैशाली जिले के न्यायालय में पड़ा है उसमें। और मेन शूटर की हत्या हो गई है और इसमें जो ये कंप्लेनेंट थे इनकी भी हत्या हो गई है। तो उससे भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है, उस पहलू को भी पूरी तरीके से अनुसंधान किया जाएगा कि उससे जुड़े कहीं लोग जो अभी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं। एक तो शूटर की हत्या हो गई है, तो बाकी जो लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है या नहीं है। सर, सुबह में जो इनकाउंटर हुआ था उसका क्या डिटेल है? उसके संबंध में जोनल आईजी पटना बताएंगे। इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा जो सभी पहलू थे उन पर अनुसंधान किया गया था और उसमें जो शूटर है उसके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि उसके लिए इस कांड को करने के लिए पहले उसने विकास उर्फ राजा से संपर्क किया था, और जो सामान्यतः एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है और हथियार इत्यादि सप्लाई करने का काम करता है, और उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे जो हत्या और गोलीकांड हैं उनके अंदर में शामिल रहा, और उससे इसने हथियार प्राप्त करने का कोशिश किया था और उसके पास में हथियार उपलब्ध रहता है। इस मामले में पुलिस जब एक टीम थी उसने इस विकास उर्फ राजा के ठिकाने पे दबिश करी, तो उसने वहाँ पर जो पुलिस के ऊपर में वहाँ से भागते हुए पुलिस के ऊपर में फायरिंग की, जिसके अंदर में जो
सुबह जो घटना हुई है मुठभेड़ की, उस घटना में वो मारा गया है। और इसके साथ ही क्योंकि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो हथियार उपलब्ध कराते हैं और अराजकता फैलाते हैं, तो पुलिस का स्पष्ट उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनके साथ में कड़ाई से जो पुलिस उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और जो भी इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं जो इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी संदेश है कि जो पुलिस की अपने किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेगी। जहां पर भी पुलिस के ऊपर में हमला किया जाएगा तो पुलिस जो है विधि सम्मत अपनी कार्रवाई करेगी। अभी नहीं, इसमें जो सुपारी देने वाले थे अशोक साहु गिरफ्तार हो गए, जो शूटर थे वो गिरफ्तार हो गए, जो पहले जिनसे संपर्क किया गया था ज्यादा पैसा मांग रहे थे वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसके बाद जो आपने देखा कि भारी मात्रा में मतलब जमीन के कागजात अशोक साहु के घर से बरामद हुए हैं, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसको उन जो जमीन के लैंड के जो, जैसे आपने अभी जो मोबाइल में सुना कि जमीन विवाद डीड वगैरह की बात चल रही है, और ये जो ऑडियो अशोक साहु में मिला उसमें मृतक जो गोपाल खेमका जी उनका भी संदर्भ कई जगह आया है। तो इन सभी बिंदुओं पर 1-2 मिनट में अनुसंधान नहीं संभव हो सकता है, इस पर काफी गहन अनुसंधान होगा। और जो इनके पास से जो मोबाइल मिला है और जो भी सूचनाएं मिली है वो काफी विस्तार व्यापक अनुसंधान की इस पर आवश्यकता है। तो इमीडिएटली अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें और कितने एक्यूज आएंगे क्या आएंगे, लेकिन इतना तय है कि जिसने सुपारी दिया और जिसने शूट किया ये दोनों लोग हमारी गिरफ्त में हैं। नहीं, ये अनुसंधान का विषय है, चूंकि अशोक साहु के खुद एक बड़े व्यवसायी थे, उनके घर से खुद लाखों रुपया सर्च के दौरान बरामद हुआ है, तो उनको हमें नहीं लगता है कि उनको किसी से लेने की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन ये अनुसंधान का विषय है कि यदि उनको भी किसी ने दिया होगा तो उसको भी हम अनुसंधान नहीं। देखिए, अभी जो कोई भी हत्याकांड प्रतिवेदित होता है तो उसमें विभिन्न आयामों से अनुसंधान होता है। जैसे यही जो अभी जो ये हत्याकांड है इसमें कम से कम 1 दर्जन दिशाओं में हम लोग अनुसंधान को ले गए। तकनीकी अनुसंधान से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद जो शूटर्स हैं, जितने सारे शूटर्स हैं, सभी शूटर्स पे भी हम लोगों ने उसका चेहरा, उसका जो मोटरसाइकिल में आप जो ड्रिल डॉल देख रहे हैं, ये आदमी का उस ड्रिल डॉल से मिलान करते हुए हम लोगों ने दर्जनों शूटर्स के संबंध में अनुसंधान किया है। तो इस पर जो तकनीकी अनुसंधान के कारण जो हमें जहां तक एकदम लीड मिल रहा है और वहां से जो शूटर मिला और उसके यहाँ से जो सुपारी के पैसे थे, जो अभियुक्त पकड़ाया है शूटर, इसकी बच्ची भी पढ़ती है किसी स्कूल में, 45,000 रुपया इसको फीस भी देना था। इसको फीस के लिए पैसा की कमी पड़ रही थी, जाकर के स्कूल में फीस भी जमा किया। तो हम लोग वहां से भी फुटेज लेंगे, करेंगे कि हाँ ये चूंकि जो पैसा लिया था उसमें से जितना पैसा लिया था उसमें 40-45,000 कम बरामद हुआ है। वो बता रहा है कि हम स्कूल में फीस जमा की, तो वहां से भी हम लोग फुटेज संकलन करेंगे। तो इन सभी चीजों का अनुसंधान आगे बढ़ेगा और इस अनुसंधान में हर बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा, काफी व्यापक इस पे। बाकीपुर क्लब में क्या किसी अधिकारी ने कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन किया था क्या शूटर को, उनका डेली रूटीन बताने के लिए? देखिए, बाकीपुर क्लब के सर्विस मेंबर थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे, और हाल के कुछ दिनों से इनकी उपस्थिति बहुत कम थी, नगण्य थी बाकीपुर क्लब में। आप समझ सकते हैं कि क्यों, ये समझने की चीज है कि क्यों। तो शुरू में 2016 के पहले, आप समझ सकते हैं क्यों मैं 2016 बोल रहा हूँ। तो 2016 के पहले रेगुलर विजिटर थे वहां पे, 2016 के बाद से ये कम विजिट करने लगे, लेकिन सर्विस मेंबर वहां पर थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे। बाकीपुर क्लब से भी हम लोगों ने काफी सूत्र प्राप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन इतना बड़ा क्लब होने के बावजूद भी वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें कोई बैकअप नहीं है, कोई भी सूत्र वहाँ से हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों ने उसके प्रबंधन से भी लिखित रूप में मांगेंगे कि वो कैमरे क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई बैकअप, 1 मिनट का भी बैकअप क्यों नहीं है किसी भी प्रकार का। इतना बड़ा क्लब है जहाँ पे एक से एक उद्योगपति जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का बैकअप नहीं रखा गया है। तो इसकी भी अनुसंधान में पड़ताल की जाएगी कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में बैकअप वगैरह क्यों नहीं रखा गया, वो क्यों नहीं कार्यरत है।
इस पर भी हम लोग अनुसंधान लेकिन क्या करेंगे। लग तो रहा है सर कि जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत अनुसंधान की जरूरत है, तो आने वाले समय में इसमें और भी कई नाम और खुलासे हो सकते हैं। निश्चित रूप से आ सकते हैं। इस पे जब अनुसंधान होगा तो इसमें चूंकि फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व है, तो इसमें फाइनेंशियल चीजों में और भी अभियुक्त आएंगे, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स मिल गए उसकी स्क्रूटनी के पश्चात ही हम लोग लाइनरों के बारे में कोई जानकारी? दो लाइनर की बात कर रहा है, वहाँ से वहाँ तक एक क्लब के पास था, एक बिस्कोमान के पास, तो लाइनर के बारे में कोई जानकारी है क्या? जैसा कि अनुसंधान में आया था